अपना पंचे शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीवा विधानसभा की चर्चा में दूसरा एपिसोड लेके हाजिर है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीके माला जी, अजय खरे जी। आपका स्वागत है अपना पंचे शो में। तो ये झूठे दावे जो चल रहे हैं और ढिंढोरेबाजी हो रही है, डमरू बजा रहे हैं, आखिरकार एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया। अब रीवा के लोगों को लगता है कि अब लगने लगा है, अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है, इस बार लोगों का लगने लगा है कि हम ठगे जा रहे हैं, हम ठगे जा रहे हैं। क्योंकि रीवा का इतिहास रहा है कि रीवा ने अपने राजा को हराया। मार्तन सिंह जी सन 1971 में लोकसभा के चुनाव लड़े थे, किसी पार्टी में नहीं, निर्दलीय लड़े थे और दुनिया में सबसे अधिक जीतने वाले सांसद बने थे, सबसे अधिक मार्जिन से। हमारे साथी जोशी जी खड़े हुए थे और शंभूनाथ जी कांग्रेस से खड़े हुए थे। तो करीब करीब मैंने कोई 50-60 हजार से ज्यादा लोग वोट नहीं पाए थे, और वो 4 लाख के आसपास वोट पाए। वो एक रिकॉर्ड था, लेकिन वो रिकॉर्ड जब 77 में जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए, इमरजेंसी के दौरान या इमरजेंसी के बाद मान लीजिए, हम लोग जेल से बाहर आ गए थे, उस चुनाव में रीवा महाराजा चुनाव हार गए। 71 का रिकॉर्ड बनाने वाला, उसके बाद महारानी साहब लड़ी, प्रवीण कुमारी जी, वो भी चुनाव हारी, उसे एक भी चुनाव नहीं जीत पाई। इसके बाद में पुष्पराज सिंह जी चुनाव लड़े, उनके बने राजकुमार, उनके पुत्र, तो वो भी 3 बार जीते, एक बार निर्दलीय हो गए, जीते, लेकिन चौथी बार वो भी हार गए। अब इनको ये लगा है कि इनका नारा गड़ा हुआ है, तो नारा किसी का गड़ा नहीं है, रीवा की जनता का गड़ा है। अभी जब उसका मूड होगा तो वो उखाड़ेगी, तो बड़े बड़े लोग आ गए, बड़े बड़े लोग निपट गए, तो ये असंभव नहीं है। लेकिन ये कि रीवा के लोगों का मूड, क्योंकि यहाँ के समीकरण चलते हैं, पैसे का खेल भी चलने लगा है, पहले ये सब नहीं था, जाति के गणित चलते हैं और दूसरे आदमी को डिफेम किया जाता है। यदि कोई दूसरा खड़ा हो गया, उसको बताएंगे ये चोर है, और खुद को बनाएंगे कि हम साहूकार हैं। यदि सामने वाला चोर है तो आप महाचोर हो। लेकिन जनता जिस दिन समझ जाएगी तो ये राजनीति इनकी खत्म हो जाएगी। अब जनता को समझना है, क्योंकि ये मौका है, लोकतंत्र है, इसमें जनता के पास बहुत बड़ी ताकत है, और जनता को जिस दिन लगेगा कि उसकी वोट की क्या ताकत है, वो ये सोच रही कि मेरा एक वोट है, इससे क्या होने वाला है, लेकिन जनता ये सोच लेगी कि मेरे इस वोट से ही परिवर्तन होने वाला है, उस दिन बदलाव दिखने, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लेकिन जनता के अंदर ये विश्वास पैदा हो जाएगा, क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं, परिदृश्य जो घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, तो हमको रीवा जैसी जगह में भी ऐसा लगने लगा है कि कहीं बदलाव लोग चाह रहे हैं। बदलाव तो कई सालों से चाह रहे हैं, लेकिन इस बार मुखर होता दिख रहा है, लोग चाह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। तो यदि वो मन बना लेंगे और कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं होती है ईवीएम वाली, तो हमको उम्मीद है पूरी तरीके से कि इस बार रीवा में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और फिर जो विकास क्या होता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा, जब कोई दूसरे आदमी को मौका मिलेगा तो विकास की नई परिभाषा सामने आएगी। अभी तो यह है कि वही विकास की परिभाषा, वो फ्लाईओवर दिखा के, झुंझुना दिखा के, यही सब चल रहा है। वास्तव में कहीं कुछ विकास नहीं हुआ। लोगों का स्वास्थ्य खराब है, लोगों का शिक्षा का स्तर गिर गया है, लोग पलायन कर रहे हैं, लोग शहर छोड़ रहे हैं, लोग शैक्षणिक पलायन हो रहा है, स्वास्थ्य को लेकर नागपुर जा रहे हैं, संजय गांधी हॉस्पिटल रिफर सेंटर बन गया है। इसी तरह से रोजगार का पलायन, शैक्षणिक पलायन, कई तरह के पलायन है, पलायन ही पलायन है। हम तो गांव में और तमाम जगह जाते हैं तो पूछते हैं आपके घर के बच्चे कहाँ हैं, तो मालूम पड़ता है कि बच्चे सब बाहर हैं। बूढ़े बूढ़े लोग घर में हैं, बच्चे लोग बाहर जा रहे हैं, तो कहीं किसी के घर में पढ़ने वाले बच्चे घरों में नहीं है। मजदूर भी घरों में नहीं, जिनके यहाँ श्रम करते हैं, वो भी रोजगार ढूंढने के लिए सूरत में है, कोई बंबई में है। हम जबहोरा में गए, कई लोगों से पूछा कि तो आपके बच्चे कहाँ हैं, तो बच्चे घरों में नहीं है। इसलिए यहाँ भी जब
कभी काम की जरूरत होती है तो लोगों को आदमी नहीं मिल रहे काम के लिए, कोई आदमी, क्योंकि यहाँ उनको उचित रेट भी नहीं मिलता है। बाहर जाके काम करते हैं, कुछ बचा लेते हैं, कुछ घर को बेच देते हैं, इस तरह से सब चल रहा है। और रीवा में जो लोग बच्चे पढ़ते हैं, पूरा आप ज्योति स्कूल को ले लीजिए, पूरे गांव में पूरा पलायन है। पूरे शहर में जो आबादी दिखती है, हमारे ख्याल से 30% आबादी, वो भी गांव की आबादी यहाँ बसी है जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन उनकी स्थिति जब थोड़ा बेहतर हो जाती है तो वही बच्चे रीवा में भी नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि यहाँ का शैक्षणिक स्तर निश्चित रूप से गिरा है, बहुत गिरावट हुई है। और यहाँ पूरी राजनीति, गंदी राजनीति में नहीं कहूँगा, गंदी राजनीति का यहाँ पर्यावरण हो गया है, बिगड़ गया पूरा। राजनीति तो कोई कर ही नहीं रहा है यहाँ। तो हमको लग रहा है कि जो भी मंत्री विधायक हैं वो राजनीति का ककहरा ही नहीं जानते हैं कि राजनीति क्या होती है। मैं पूछूंगा कि राजनीति की आप परिभाषा बता दीजिए कि राजनीति क्या है। सारे लोग धंधेबाज लोग आ गए हैं। तो बड़ी समस्या ये है कि रीवा का विकास जो आने वाले समय में होगा वो कैसे होगा, बड़ी चुनौती है। और प्रतिबद्ध राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जरूरत है कि नए चेहरे आए और राजनीति में एक संकल्प लेके आए कि हमको अभी की राजनीति बदलना है। ये चुनाव जो होगा जात के आधार पर नहीं होगा, धर्म के आधार पर नहीं होगा, पैसे के आधार पर नहीं होगा। हम किस लिए बने रहे और हमारा जीवन इस राजनीति के लिए कितना समर्पित है। हम किसी के को पूंजीपति को और पूंजीपति बनाने के लिए राजनीति नहीं करेंगे, बल्कि राजनीति उन लोगों के लिए होगी जो गरीब लोग हैं, वंचित समूह हैं, जरूरतमंद लोग हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, जो और भी सामाजिक रूप से अक्षम लोग हैं, जिन कमजोर लोग हैं, उनके लिए राजनीति होना चाहिए, उनके लिए योजनाएं बनना चाहिए। अब आप किसी को खुश करने के लिए, जैसे लाडली बहना योजना अभी चल गया 1,000 रुपए देने का, आप उसकी जगह में 1,000 रुपए देते, कुछ काम भी बता देते कि चलिए आप ये बच्चों को पढ़ाइए, 2 दिन ही पढ़ाइए, उसके बदले में 1,000 रुपए देंगे, तो वो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन जो निकम्मे बनाने का समाज में गलत मैसेज जा रहा है, बहुत गलत चीज है। और 1,000 रुपए में कुछ होना भी नहीं है, लेकिन जिनके पास 1 रुपए नहीं है उनको 1,000 रुपए मिल जाएगा, उनको तो लगेगा कि चलो सरकार हमको दे रही है। तो एक गलत प्रवृत्ति का जो जगह जगह बैनर पोस्टरबाजी रोज अखबार में देख रहे हैं, विज्ञापन आ रहा है। आप यदि कुछ करते भी हैं तो किसी की मदद तो गाई नहीं जाती। हम किसी दोस्त को पैसा देते, कभी वो हमको देता है, तो वो कभी घाटा नहीं फिरता है, और जिस दिन घाटा फिरेगा दोस्ती टूट जाती है। हम उसको पैसा लौटा देंगे, वो भी हमारा पैसा लौटा देगा, लेकिन सरकार तो रोज गा रही है। अभी हमको अच्छे से याद है कि पिछले मई की बात है, बैतूल में ये मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एक भाषण दिया महिलाओं के बीच में, महिलाएं थी काफी बड़ी संख्या में, कहा कि तुम्हारा भाई तुमको कितना देता है। तो महिलाओं ने कहा कि वो राखी में हमको 100 रुपए देता है। कहा कि वो तुम्हारा भाई केवल 100 रुपए देता है, मैं ऐसा भाई हूँ तुमको 1,000 रुपए हर महीने दूंगा, साल में 12,000। माने उन्होंने भाई की स्थिति नहीं देखी कि मामा के राज में भाई बेरोजगार है, वो 100 रुपए भी दे रहा है, और भाई से तुलना करने की क्या जरूरत है। तुमको दे रहे हो और वो तुम्हारी जेब का पैसा भी नहीं है, लेकिन ऐसे बता रहे हैं कि मामा अपनी जेब से निकाल के पैसा दे रहा है। और भाइयों के बीच भी घृणा पैदा कर रहा है कि बहनें भाई से प्यार ना करें, वो मामा से प्यार करें, नकली मामा से प्यार करें। और वो सारा पैसा सरकार का है, एक हाथ से लिया दूसरे हाथ से ले लिया। ये चल रहा है शिवराज सरकार का पूरा खेल। कितनी महंगाई बढ़ गई है, कितना अभाव का जीवन हो गया लोग का, हर चीज में। अब मोबाइल का 2 गुना हो गया रेट, आइडिया का भरवाते थे 100 रुपए में भर जाता था, 99 रुपए में, अब 180 रुपए हो गया। एक एक चीज में कहीं भी जाइए, दुकानों में जाइए, हर चीज कोई भी चीज खरीदना हो कोई रेट ही नहीं है, सब चीजों के दाम। इसमें लहसुन जो है 200 क्या, कल सब्जी मंडी गए थे, अच्छा वाला लहसुन 250 रुपए किलो हो गया, जो 25-50 रुपए मारा फिरता था। अदरक 100 के ऊपर चल रही है, प्याज जो है 70-80 में चली गई है, टमाटर थोड़ा गिरा, लेकिन पहले लूट लिया टमाटर के नाम पे,
तो ये सरकार पूरा दूसरे ढंग से सब लूट रही, खसोट रही, कोई कंट्रोल नहीं है। और सरकार का तो काम है नियंत्रण रखना। सरकार को चलाने वाले लोग व्यापारी नहीं होना चाहिए। यदि व्यापारी लोग सरकार में आ जाएंगे तो फिर नियंत्रण कौन करेगा? उस वर्ग का कोई आदमी आएगा, लेकिन उसको राजनीति करना है तो व्यापार छोड़ना होगा, उसको समाज सेवा करनी होगी, उस जनता के लिए ध्यान देना होगा, उनके लिए नीति बनाना होगा। यदि वो अपना घर भरेगा तो समाज का भला नहीं होगा। अभी की जो राजनीति चल रही है उसमें ज्यादातर उसी तरह के लोग आ रहे हैं। तो राजनीति का ये संकट वर्तमान का ये है कि जो प्रतिबद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता है वो कहीं दूर दूर से नजर नहीं आते हैं, उनको कोई जानता ही नहीं है, उनको कोई पहचानता नहीं है। कभी चुनाव में जब कभी नाम आएगा उनका नाम भी कोई नहीं लेगा कि इनको भी चुनाव लड़ना है। उन्हीं चेहरों को नाम देंगे जो अच्छे खासे पीछे लोग हैं, उनको टिकट मिलेगी, वही मैदान में होंगे, उन्हीं के बीच में जो कुश्ती चलती है तो वो कुश्ती चलती रहेगी। तो ये पूरे राजनीति का जो चेहरा है, कोई रीवा की बात नहीं है, पूरे देश के संदर्भ में। और यहाँ पर जो हम लोग कभी बात करते हैं, कभी रीवा को मुंबई बनाएंगे, कभी दिल्ली बनाएंगे, और ऐसे हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं तो बैरन पहुंच के बोले थे कई बार कि हम बैरन को सिंगापुर बनाएंगे, सिंगरौली को। तो हमने सवाल किया था, हमने किसी अखबार में या कहीं पत्रिका पर लिखा था कि मुख्यमंत्री जी सिंगापुर समुद्र से घिरा है, आपको कम से कम भूगोल तो पता कर लो कि आप सिंगापुर बनाने जा रहे हो, समुद्र कहाँ से लाओगे? अभी कोई दिल्ली बना रहा है तो पहले देश की राजधानी बनेगी या कुछ बनेगा, मध्य प्रदेश की राजधानी, भिन्न प्रदेश की राजधानी, तब रीवा को आप बताओ कि हम रीवा को दिल्ली बना रहे हैं या दिल्ली मुंबई बना रहे हो। आपको बंदरगाह भी लाना पड़ेगा रीवा में, क्योंकि मुंबई वहाँ पर बंदरगाह है, गेटवे ऑफ इंडिया है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ से लाओगे? तो ये सब बातें ये कर देते हैं, इनको कोई इतिहास नहीं मालूम है, भूगोल नहीं मालूम है, संस्कृत नहीं मालूम है, कुछ भी मन में आता है क्योंकि जनता को जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे जैसे लोग यदि सामने बोलेंगे तो हम तो बाल की खाल निकालेंगे, इनकी तो समझ बिल्कुल होगा, इनके लिए दिक्कत होगी। तो ये हम जो अभी विकास है, लोगों को अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। विकास की हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी? सबसे पहले विकास में हमारा स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, ये विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसके बाद में यदि घर बना है किसी का, मान लीजिए खपरेल घर भी है, तो वो खपरेल घर में पूरे गांव का गांव रहता था। आप घर में, हम तो चाहते हैं कि मुझे भी कहीं मिल जाए तो हम खपरेल का घर बनाएं। अभी लेकिन एक माहौल है कि पक्के घर का माहौल चला है, लेकिन वास्तव में जो आनंद पुराने घरों में है, मट्टी के घरों में है, उनको थोड़ा बेहतर ढंग से थोड़ा ऊंचा करके बना दिया जाए, अंग्रेजी छप्पर लगा दिए जाए, थोड़ी उसका रख रखाव ठीक हो जाए तो वो बेहतर घर है। ये घर तो तबते हैं, तो ये विकास के मानक बदल गए। आपने पक्का घर बोल दिया, लोग खुश हो गए। पक्का घर माने पूरा गर्मी में तपेगा, ठंडी में ठंडाएगा, और समस्याएं। पुराने घरों की ये समस्या नहीं थी। जो घर जीर्ण शीर्ण हो गए उनको ठीक है आप गिरा देते, लेकिन अच्छे खासे घरों को भी इन्होंने कच्चे घर के नाम पर कहा कि देखो तुम्हारा पक्का घर बन जाए, तो उनको भी गहन कर लिया। उनको लगने लगा कि मेरा भी पक्का बन गया, और महंगाई बढ़ गई। इसके पीछे पूरा खेल है, घरों के पीछे इनको ईंटे में खेल है, सीमेंट में खेल है, छड़ों में खेल है, बालू में खेल है। ये पूरे एक बड़ा भारी लूट का अहसास है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें इन्होंने जो घर पहले लाख भर रुपए में बन रहा था वो अब 3-3 लाख में बन रहे हैं। तो पूरा खेल है, सारी चीजों के दाम बढ़ गए, सारी चीजों के। सीमेंट कितनी महंगी हो गई, छड़ कितनी महंगी हो गई, लोहा कितना महंगा, बालू उपलब्ध नहीं होती है, ईंटे महंगे हो गए, और तो मजदूरी वगैरह ठेकेदारी वो तो महंगी हो ही गई। तो सारी चीजें गड़बड़ सड़बड़ हैं। तो ये विकास का जो योजना है, लोगों को जैसे बच्चा का है उसी तरह से है बहलाने वाला काम,
लेकिन ये बहुत देर नहीं होगा, 20 साल हो गए। और अभी आज हम कहीं निकल रहे थे तो लोग बोल रहे थे कि 20 साल बहुत होता है। एक लड़का 20 साल का जवान हो जाता है, जवान लड़का प्रौढ़ हो जाता है, और प्रौढ़ लड़का बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा मर जाता है। तो विकास आपने हमारे 20 साल खा गए, हमारी जिंदगी का 1/4 क्या 1/3 भाग खा गए, और 25 साल होगा तो हमारी जिंदगी का आधा भाग खा जाएंगे। एक व्यक्ति को आप यदि जंग से हवाले करेंगे तो ये डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, लोकतंत्र कैसे चलेगा। राजा महाराजा भी अपने वारिस को 20-25 साल बाद चुन लेते थे कि हमारा जो उत्तराधिकारी होगा, और आप वही पुरानी राजा महाराजाओं को भी पीछे छोड़ रहे हैं। भाई ऐसा ही है तो लिख दिया जाए कि इसके मानने तक इसको चुनाव कराने की भी जरूरत नहीं है। तो जनता को बदलाव करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। और आप अच्छे हो बुरे हो ये अलग मैटर है, लेकिन और काम में जाइए, लेकिन एक जगह लंबे समय तक एक व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। हम जिस घर में रहते हैं उसका भी रंग बदलते रहते हैं। हम जहाँ बैठे हैं स्टूडियो में, कुछ दिन बाद आएंगे, 1 साल बाद 2 साल बाद, तो यहाँ का रंग रूप बदला हुआ नजर आएगा। तो जब हर जगह हम कपड़े भी बदलते हैं और एक ही रंग के कपड़े नहीं पहनते हैं, ऐसी स्थिति में जब हम चुनाव करने जा रहे हैं तो हमको भी चुनाव में देखना पड़ेगा कि दूसरे को भी मौका दें, दूसरी भी चीज आए। खेल में भी देखिए कितने दिन खिलाड़ी खेलता है, उसका भी एक समय होता है, उसके बाद रिटायर हो जाता है। नौकरी करने वाला भी रिटायर हो जाता है। तो राजनीति करने वाला है, तुम कुंडली मार के क्यों बैठे हुए हो? कुंडली मार के बैठना अच्छा नहीं है। तो ये कुंडली मार का जो खेल है ये बंद होना चाहिए। और आपको मालूम है कुंडली कौन मारता है? कुंडली मारता कौन है? जिसको किस्सा सुनी होगी ना, जो गड़ा धन होता है वहां सांप कुंडली मार के बैठता है। तो ये स्थिति हमारे रीवा की है। तो जनता को उस सर्प को कुचल देना चाहिए, उस सर्प को कुचलने की जरूरत है और बदलाव की जरूरत है। अजय खरे जी ने अपनी बात रखी है, लंबा राजनीतिक अनुभव है उन्हें, उन्होंने लंबी राजनीतिक लड़ाई भी लड़ी है, सामाजिक अनुभव है, सामाजिक समझ है। हमारे साथ बीके माला जी जुड़े हुए हैं और अनुभव हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जानकार लोग जुड़े हुए हैं। तो आगे हम कुछ और बातें करेंगे जिनमें आपने लगभग चर्चा जोड़ी है। यहाँ पर रीवा विधानसभा की चर्चा चल रही है और ये चर्चा राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक भी गई। बहुत बिंदु आए, कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो जनता के लिए हैं। और जैसे अजय जी ने जो बात कही, अजय खरे जी ने जो बात कही है, वो उनके अनुभव पे आधारित है, उनके विचार हैं। और जनता के जो विचार हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको कोई वीडियो मैसेज है, हमारे चैनल की ईमेल आईडी में आप उसे मेल कर सकते हैं। साथ ही आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बस हम कुछ देर और बात करेंगे जिसमें बीके माला जी के पास हम चलेंगे। एक बार एक बात निकल के आ रही है कि हम गरीब कल्याण हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है, जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। उसके बाद इस तरह की स्थिति जब निकल के आती समाज से, अनुभवी लोग जब ऐसी बातें बताते हैं, हालांकि जनता को मतदान के दिन अपने स्वविवेक से मतदान करना चाहिए। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है, उन सब बातों को देखते हुए और अपनी बातें जो है, उनके क्या विचार हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके मूल मुद्दे क्या है, उनके बच्चों का भविष्य किस बात में है, ये देखना चाहिए। ये उनका खुद का निर्णय है, इसमें कोई दबाव नहीं है, किसी की कोई बात नहीं है। और चुनाव आयोग भी कहता है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है, स्वतंत्र होके स्वच्छ मन से, पवित्र मन से मतदान करना है और मतदान जरूर करना चाहिए। बीके माला जी, एक बात निकल के आती है शिक्षा की। सीएम राइज स्कूल की बातें खूब चल रही हैं कि सीएम राइज के माध्यम से शिक्षा के स्तर को सुधारा गया है। लेकिन यदि रीवा जिले की हम बात करें तो अभी यहाँ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ एक शिक्षक के भरोसे पढ़ाई चल रही है और शून्य शिक्षक भी विद्यालयों में है। ऐसे में शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा? हम उच्च शिक्षा की बात कर रहे थे, स्कूल शिक्षा में ध्यान देना होगा, जो नींव रहती है, नींव की बात है। और इस चर्चा में शिक्षा की बात करना महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए, पहली बात विकास, जो विकास है तो रीवा में विकास का जो मापदंड है वो परिवर्तित कर दिया गया। आखिर विकास क्या है, इसकी परिभाषा ही परिवर्तित कर दी गई है, चेंज कर दी गई है। आपने एक बड़ा विषय रखा है एजुकेशन में। 2001 के पहले 99-97 में पहले शिक्षा कर्मी आया, रोजगार गारंटी
एक अधिनियम ऐसा है जो कांग्रेस लाई कि हर व्यक्ति को शिक्षा का मौलिक अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन आया, शिक्षा का एजुकेशन का अधिकार आया, गारंटी आई, रोजगार गारंटी आई कि साहब काम का अधिकार, हर व्यक्ति को काम का मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। उसी प्रकार शिक्षा का अधिकार आया कि हर बच्चे को, हर परिवार को उसको एजुकेशन मिलना चाहिए। जब भारत में एक सर्वे हुआ, सर्वे में मध्य प्रदेश एजुकेशन में सबसे पुअर भी पाया गया। ये देश का अंतरराष्ट्रीय सर्वे आया था। उसी सर्वे के आधार पर अंतरराष्ट्रीय फंड भी प्राप्त हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने गारंटी, शिक्षा गारंटी स्कूल चलाई गई। आज वो शिक्षा गारंटी स्कूल लगभग 10,000 से ऊपर शिक्षा गारंटी स्कूलें बंद हो गई। जब आबादी बढ़ी, उस आबादी में यदि शिक्षा गारंटी विद्यालय चल रही थी गांवों में, वो विद्यालय बंद हो गई, तो कैसे एजुकेशन? जब एजुकेशन हर घर में मिल रहा था, हर मोहल्लों में मिल रहा था, कस्बों में मिल रहा था, उन एजुकेशन को आपने तोड़ दिया, तो शिक्षा का जो मौलिक बेसिक अधिकार था वो समाप्त हो गया। फिर लोगों ने प्राइवेटीकरण होने लगा, लोग प्राइवेट स्कूल संचालित करने लगे, और जो हमारी एजुकेशन थी मूलभूत, जिसको नैतिक शिक्षा कही जाती है, वो नैतिक शिक्षा पूरी तरह से समाप्त हो गई। सीएम राइस स्कूल की बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपए पाने वाले विद्यालय में, जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के विद्यालय हैं, उसमें लेक्चरर, एलडीटी, यूडीटी जो भी पदधारित हैं, शिक्षक हैं, उनकी न्यूनतम से अधिकतम वेतनमान 80,000 से 1 लाख 1.5 लाख आती है, उनकी वेतनमान है। वहां एजुकेशन के नाम पर ग्राफ क्यों घट रहा है? ये चिंता का विषय है कि लगातार उन विद्यालयों में जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो लगातार घट रही है। सीएम राइस स्कूल जिले में 1 और ब्लॉकों में खोली जा रही हैं। आखिर जो हमारी सीएम, हमको तो हर बच्चे को शिक्षा देनी है। ये सीएम राइस स्कूल जिले में 1 है या ब्लॉक में 1 है, पर क्या 1 ब्लॉक के बच्चे सीएम उच्च शिक्षा, गुणवत्ता और मानक पूर्ण शिक्षा अर्जित ही करने की पात्रता रखते हैं? क्या हमारे वो बच्चे, जो वो दौर के बच्चे, वो पीढ़ी के बच्चे, क्या उसके शिक्षा के अधिकारी नहीं है? तो हमारे रीवा जिले ही नहीं, मध्य प्रदेश में वो शिक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को होने चाहिए। जो सीएम राइस स्कूल आप चलाने जा रहे हैं, तो वही अधिकार क्या महज कुछ चंद बच्चों को मिलना चाहिए? नहीं, हमारे रीवा में फोमेंस, ज्योति या अन्य प्राइवेट स्कूलें भी संचालित है। वहां एडमिशन के तांते लगते हैं। क्यों प्राइवेटों में? वहां के शिक्षकों का वेतनमान महज 10,000 से 20,000, 30,000 के बीच में अनुपात में है, पर हमारी गवर्नमेंट स्कूलों के अनुपात है 80 से 1,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए है। आखिर कारण क्या है कि वहां प्रवेश नहीं हो पा रहे, वहां बच्चों के पलायन हो रहे हैं, प्राइवेट की तरफ अग्रसर लड़के हो रहे हैं। और सीएम राइस स्कूल खुलने से आज सीएम राइस स्कूल की आवश्यकता यदि आपने जिले में महसूस की है, ब्लॉक में महसूस एक की है, तो हम तो कहते हैं कि सीएम राइस की स्कूल की आवश्यकता हर स्कूल को है। आप जितनी भी रीवा जिले की स्कूलें हैं वो शिक्षा में तब्दील की जानी चाहिए, सीएम राइस की तरह तब्दील की जानी चाहिए। वो मानक, वो गुणवत्ता, वो क्वालिटी, वो क्वालिफिकेशन हर बच्चे को मिलनी चाहिए। हमारा रीवा डेवलप करेगा, हमारा रीवा विकसित होगा जब हर लड़के को वो शिक्षा का मूल अधिकार मिलेगा। यानी आप वंचित कर रहे हैं, यानी 500 बच्चों को सीएम राइस स्कूल से जोड़ेंगे और 5 लाख बच्चों को सीएम राइस स्कूल से आप वंचित कर देंगे ना, 5 लाख बच्चों का अधिकार आप समाप्त कर देंगे ना। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, विजन है कि महज जो बड़े लोग हैं, जो शहर में रहते हैं, उन्हीं के बच्चों को सीएम राइस स्कूल की पात्रता है। जो हमारी जो बेस है, हमारे रीवा जिले की एजुकेशन में देखिए, जो हमारे निचले समाज के लोग हैं, जो न्यूनतम व्यक्ति हैं, जो गरीब हैं, जो बीपीएल सर्वे की सूची में हैं, एक सर्वे के आधार में मैं कह रहा हूं आपके सामने कि वो बच्चे आज बंसल बस्तियों में जाइए, निचले समाज के तबकों के परिवार के जाइए, जिनकी इकोनॉमिकल, जाति से नहीं, इकोनॉमिकल ग्रोथ कम है, ऐसे परिवार के बच्चे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, यूजी, पीजी से बाहर नहीं जाते।
टेक्निकल एजुकेशन नहीं प्राप्त कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है? यदि हम समुचित विकास करते या हमारी शिक्षा बेहतर होती, हमारी नैतिक शिक्षा अच्छी होती, तो हमारे वो परिवार के बच्चे जो ट्राइबल बच्चे के रूप में जाने जाते हैं, जो अंतिम छोर के व्यक्ति जाने जाते हैं, जो गरीब बच्चे, किसान मजदूर के बच्चे जाने जाते हैं, उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ये सीएम राइस स्कूल पूरे जिले की होनी चाहिए। हर विद्यालय को वो सीएम राइस स्कूल के नाम से जाना चाहिए। हम उच्च शिक्षा में आते हैं। रीवा में नवोदय विद्यालय, ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, जीडीसी कॉलेज, आयुर्वेद महाविद्यालय, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, एग्रीकल्चर महाविद्यालय, अन्य हमारे सन 77 आजादी के बाद से हमारे रीवा में संचालित है। रीवा में रीवा तकनीकी महाविद्यालय है जो इंजीनियरिंग कॉलेज था। आज रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के पास 87 एकड़ लैंड थी, आज उसके पास 5 एकड़ लैंड नहीं बची है। रीवा तकनीकी महाविद्यालय को जो ड्रीम विश्वविद्यालय का प्रोजेक्ट था, जो विश्वविद्यालय की तर्ज पर लोग देख रहे थे, जिसमें पीजी डिग्री आनी थी, आईआईटी आनी थी, आज वहां के लड़के, रीवा के लड़के एजुकेशन के लिए कलकत्ता, देहरादून, दिल्ली या अन्य बड़े संस्थानों में जा रहे हैं। जो एजुकेशन हमारे रीवा को मिलना चाहिए था, आपने नहीं दिया, हमें वंचित कर दिया। हमारे अधिकार, नेशनल लॉ कॉलेज आना था, उससे हम वंचित हो गए। रीवा में आपने हमारे युवाओं के साथ छला गया है, चाहे वो स्कूल शिक्षा हो, चाहे वो उच्च शिक्षा हो। आज हम किस पायदान में आ रहे हैं? शिक्षा के जो न्यूनतम पायदान है, उसके भी पायदान से नीचे चले गए। हमारा ग्राफ एजुकेशन में सबसे पुअर हो गया। हमारे रीवा के लड़के अपनी क्षमता के बल पर दिल्ली, इलाहाबाद लॉ के क्षेत्र में एजुकेशन में जा रहे हैं। हमारे रीवा में लॉ की कम से कम 20 संस्थानें होनी चाहिए। रीवा ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में विधि पाठ्यक्रम बंद हो गया, लड़के प्रवेश से वंचित हो गए। यही हमारा एजुकेशन है। हमारे रीवा में रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज ड्रीम विश्वविद्यालय से वंचित हो गए। यही एजुकेशन रीवा का है। आपने विकास के नाम पर लोगों को गुमराह किया है। लोगों को रीवा की ऐतिहासिक चीजों पर हम प्रकाश डालना चाहते हैं। हमारे रीवा जब बिंद प्रदेश था तो नगर निगम विधानसभा के नाम से जाना जाता था, विधानसभा ही था। और हमारे बंगला नंबर 1 जिसमें हमारे वाइस चांसलर रहते थे, वहां हमारे मुख्यमंत्री रहा किया करते थे। उस बंगले को पुलिस अधीक्षक को दे दिया गया। बंगला नंबर 1 जो इतिहास के पन्नों में है, उसको आपने तोड़ दिया। हमारे रीवा में लाइब्रेरी थी जो मध्य प्रदेश की दूसरी लाइब्रेरी थी, रीवा को आपने तोड़ दिया। इसको विकास किस परिधि में रखा जाएगा, किस विकास के मापदंड में रखा जाएगा? रीवा जहां पर एफको मध्य प्रदेश ग्रामीण पर्यावरण का मध्य प्रदेश का दूसरा क्षेत्र का सबसे बड़ा कार्यालय था, जो सर्वे का कार्यालय था, रीवा से टूट के भोपाल अंतरित हो गया। क्या यही विकास कहलाता है? रीवा में विद्युत विभाग का संभागीय कार्यालय टूट के चला गया, यही विकास कहलाता है? बिंद प्रदेश के जमाने में रीवा हमारे खंडपीठ हुआ, हाई कोर्ट हुआ करती थी। रीवा को आज खंडपीठ नहीं मिली। फोरम की खंडपीठ मिलनी थी, फोरम की खंडपीठ नहीं मिली। रीवा में रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर चला गया, हमारे पास है क्या? आपने 20 साल में रीवा के लिए प्रयास क्या किया है? रीवा में महज छलावा है, रीवा में औपचारिकता है। आपने लोगों को, युवाओं को गुमराह किया है। हाँ, विकास का जो शब्द है, जो डिफिनीशन है, आपने चेंज कर दी है। रीवा में आज आम जनता के लिए जब रीवा से कोर्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के पास जाएगी तो लोगों को सफर करना पड़ेगा। रीवा कलेक्ट्रेट, रीवा कमिश्नर, रीवा तहसीलदार, रीवा एसडीएम, रेवेन्यू, जो सिविल के प्रकरण है, राजस्व के प्रकरण है, तो यहाँ सफर करेंगे। फिर वो न्यायालय जाएंगे तो रीवा में लोग, आम आदमी सफर करेगा। तो रीवा की जनता के लिए आपने किया क्या है? विकास की परिभाषाओं को बार बार मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आपने डिफिनीशन ही जो डिफाइन की है, जो लोग डिफाइन कर रहे हैं, वो गलत तरीके से कर रहे हैं। गलत तरीके से रीवा की जानमानस को मूवमेंट कर रहे हैं। इको पार्क, खरे जी इस बात को कह रहे थे, इको पार्क में मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर में टैक्स नहीं लगता।
यहाँ जाने के लिए ये सार्वजनिक स्थल हुआ करते हैं, चाहे वो कोई भी धार्मिक संस्थान हो। शंकर जी की अनाम संत महात्माओं ने उस शंकर जी के मंदिर को बनवाया था। आज वहां जाने में 100 रुपए का टैक्स लगता है। नदी की पानी को देखना, बीहर बिछिया का उद्गम हमारी प्राणदायिनी नदियां हैं, हम उसको देख नहीं सकते साहब, हम उसके जल को छू नहीं सकते, हम उसके पास जा नहीं सकते, उसके लिए हमें टैक्स देना पड़ेगा। इको पार्क कोई दूसरा बनाना था, टेक्निकल उसमें आज भी कमियां हैं। रीवा जिले में आपकी सत्ता है तो क्या मनमानी करेंगे? क्या रीवा की अन्य विभूतियां, समाज सेवी या लोग या चिंतक विचारक नहीं है? क्या रीवा में तकनीकी आदमी नहीं है? क्या रीवा में मूर्धन व्यक्ति नहीं है? क्या उसके प्रोग्रेस को नहीं बता सकते? पर आपने रीवा को गुमराह किया है। चंद हाथों में रीवा की बागडोर है जो अपने अनुसार रिमोट चला रहे हैं और टीवी में चलचित्र दिख रहा है। रीवा में विकास के नाम पर लक्ष्मण बाग संस्थान की बात हो रही थी। हमारे रीवा में लक्ष्मण बाग का स्थापना की गई भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी के नाम से, जिसमें पूरे भारत की जो मूर्तियां हैं हमारे लक्ष्मण बाग में रखी हुई हैं, जिनको हम आस्था का केंद्र मानते हैं। उस लक्ष्मण बाग संस्थान में हमारे रीवा के भारत के कोने कोने में हमारी संपत्तियां हैं। हमारे यहाँ वहाँ गेस्ट हाउस बने, धर्मशाला बने, ताकि रीवा की जनमानस जाए और वहाँ भ्रमण करे, अध्यात्म में विचरण करे और वहाँ सत्संग करे। हमारे बद्रीनाथ की संपत्ति 4 करोड़ 4.5 करोड़ की राशि विक्रय करके और रीवा में रिवर फ्रंट बनाया जा रहा और रिवर फ्रंट में घोटाला कर दिया गया। रीवा में भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर है, चाहे वो आबकारी का घोटाला हो, चाहे रीवा से चौराहा का रोड का घोटाला हो, चाहे वो पेड़ की कटाई का घोटाला हो, चाहे प्रत्यारोपण पेड़ों का हो। माखनलाल चतुर्वेदी के स्थलों से पेड़ प्रत्यारोपण करने के नाम पर घोटाला किया गया। रीवा से डिवाइडर बनाने पर घोटाला किया गया हो, पेड़ों को सींचने पर घोटाला भ्रष्टाचार किया गया हो। आखिर क्या है? रीवा की जनता को गुमराह किया जा रहा है। एजुकेशन के नाम पर ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय चर्चित महाविद्यालय हुआ, व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार हुआ। आखिर वो कौन लोग हैं, किसके संरक्षण में पल रहे थे? कन्या महाविद्यालय में, मॉडल साइंस कॉलेज में अपने लोगों को बैठा के, चहेतों लोगों को बैठा के शिक्षा के मंदिर को आपने किया क्या है? शिक्षा के मंदिर का अपमान क्या है? एजुकेशन के नाम पर करप्शन किया है आपने। गुणवत्ता अपने मानक मापदंडों में खरे नहीं उतरे हैं। हमारे मेडिकल में, आज मेडिकल में लोग रीवा से पलायन कर रहे हैं। यहाँ पर आए दिन विवाद होते हैं। निजीकरण के हॉस्पिटलें बढ़ी हैं, शासकीय हॉस्पिटलें टूट रही हैं। यहाँ पर एजुकेशन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में करप्शन हुए। 1000 करोड़ों एक विभागों में कई करोड़ों के व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार हुए। जो बड़ी इंक्वायरी है रीवा में, रीवा से एक आबकारी का मामला है जो मध्य प्रदेश के 10,000 करोड़ का मामला है, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, ईडी की जांच होनी चाहिए। यदि रीवा की बिल्डिंग के नाम पर जांच हो जाए तो 1 लाख करोड़ से ऊपर का भ्रष्टाचार भाई साहब निकलेगा, जो बिल्डिंग के नाम पर है, एक व्यक्ति को लाभ देने के नाम पर है और एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के नाम है, जो समदड़िया है। जमीन के नाम पर समदड़िया है। एजुकेशन में करप्शन हुआ, मेडिकल में करप्शन हुआ, ये सुनियोजित करप्शन हुआ, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हुआ। हाँ, जो कंक्रीट आपने किया है, जो ब्रिज बनाई है, वो ब्रिज आप अपने विकास के लिए बनाए हैं। व्यक्ति का विकास हुआ है। कैसे हुआ है? वो रोडों का चौड़ीकरण होना था, 6 लाइन की रोड होनी थी, 4 लाइन की रोड होनी थी, पर आपने 2 लाइन करके रीवा का व्यापार नष्ट किया है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में यदि चौराहा में होती या कोष्टा में होती तो वहां का उस क्षेत्र का विकास होता। आपने किया क्या है? उन क्षेत्रों को, रीवा को महज 5 किलोमीटर की परिधि में रख दिया है। आपने विकास नहीं किया। आपने अपने अनुसार विकास का एक पायदान बनाया है, एक प्लान बनाया है कि हम इसको ही विकास कहते हैं, पर हम इस विकास से इत्तेफाक रखते हैं। और आपने जो ब्रिज बनाई है वो ब्रिज अपने लिए बनाई है। उसका कारण है कि आपके पास एक निर्माण की एजेंसी थी, अपने लोगों को लाभ देना था, तो ब्रिज के नाम पर जो मानक
और मापदंड नहीं अपना रही है, जिसको आपने लगातार बना रहे हैं, और उसी को गुणवत्ता पर, चाहे वो डामरीकरण के नाम पे, रीवा की शिल्पी प्लाजा की चर्चित सड़कें हैं जिस पर डामरीकरण किया जाना नहीं था। मध्य प्रदेश सरकार ने विकास के नाम पर हर विभागों को अलग अलग फंड दिया। नगर निगम, पीडब्ल्यूडी उसी रोड को कई बार बनाती है। यदि जहां रोडें नहीं बनी है वहां रोडों की बनानी थी। नल जल योजना में, अमृत योजना के नाम पर, नल जल योजना के नाम पर सबसे अधिक करप्शन हुआ है। एक ही बार कई बार पाइपलाइन खोद के उसका बिल निकाला गया है, राशि आहरित की गई है। यह करप्शन नहीं है क्या? आपके फिर उसमें विकास के लिस्ट में इसको जोड़ा नहीं जाना चाहिए था? क्या ये विकास नहीं है? क्या अपराध का विकास आपकी श्रेणी में नहीं आएगा? रीवा में महज अभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया एक रिपोर्ट कार्ड छाप रही है। रीवा में कम से कम 500 से ऊपर, लगभग 500 से ऊपर अपराधियों का जिला बदर की कार्रवाई की गई। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अखबारों में प्रमुखता से खबर छप रही है। आखिर ये अपराध महज 20 वर्ष के अंतराल में बढ़े हैं। जो जब सरकार आई तो उस समय जो बच्चा पैदा हुआ था, जो नैनीहाल था, वो 20 से 25 साल का, और वही अपराध का मूल कारण बन रहा है। आज उसको हर हाथ को काम नहीं मिला, तो जब काम नहीं मिला, मौलिक शिक्षा नहीं मिली, नैतिक शिक्षा नहीं मिली, तो वो अपराध की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस का खराब बढ़ा। आज जिला बदर की कार्रवाई में पूरे मध्य प्रदेश में रीवा अव्वल स्थान में है भाई साहब। आज ये रीवा यूपी के बाद, बिहार के बाद, पंजाब के बाद मध्य प्रदेश का रीवा जिला अपराध में पहला नंबर है। सबसे अधिक जिला बदर की कार्रवाई रीवा जिले से। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हम सब लोगों के लिए, रीवा जिले के जनमानस के लिए, सब मतदाताओं के लिए ये दुर्भाग्य का और चिंताजनक विषय है। इस विषय में यदि हम सभी मिलकर चिंतन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, तो आज ये ग्राफ, अपराध का ग्राफ हजारों की तादाद में है, जिला बदर सैकड़ों से ऊपर में है, या 500 के लगभग है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। आज हर 100वां लड़का या 200 उसमें आज हर लड़कों के हाथ में छोटे अपराध करने में पिस्टल निकलती है। क्या ये रीवा का लॉ एंड ऑर्डर क्या है? ये विकास की परिधि में किसके पास आएगा? ये किसके रिकॉर्ड में जोड़ा जाएगा? क्या जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो राजनीतिक चिंतक है, क्या विचारक है, ये झोली उनके दामन में डाल दी जाएगी? जो मुखरित होके बोल रहे हैं, जो आज अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, जो जनता के बीच में, जनमानस के बीच में मंच माइक बिना लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, उनके दामन में डाल दिया जाएगा? और करप्शन करके आप महज लगातार 1 लाख करोड़ की संपत्ति का ग्राफ बढ़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वरिष्ठ समाज सेवी खरे जी बैठे हैं, कई श्रोतागण इसको सुन रहे हैं। हर नेताओं की 1 लाख करोड़ की, लगभग किसी की 1000 करोड़ की संपत्ति हो गई, किसी 1 लाख करोड़ की संपत्ति हो गई। जनता, जनप्रतिनिधि सेवा करने के आता है, उसकी इनकम महज 5 साल में बढ़ कैसे जाती है? ये जनता को पूछने का अधिकार है। आपके यहाँ कल एक छोटी सी गाड़ी थी, आज आपके यहाँ 10-10 गाड़ियां आती हैं। आज आपके पास 10-10 करोड़ के वेयर हाउस बन जाते हैं। ये कैसे हो जाते हैं? क्या एक गरीब आदमी का, शिक्षक का, कर्मचारी का, अधिकारी का या सामान्य जनजीवन का ग्राफ क्यों नहीं औसतन बढ़ रहा? और आपका औसतन ग्राफ, एक जनप्रतिनिधि का जैसे ही चयनित होता है, वो चाहे किसी महत्वपूर्ण पद में हो, उसका ग्राफ 1000 गुना बढ़ता है। क्या आपकी ईडी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या आपके कामों की इनकम टैक्स, जीएसटी जांच नहीं होनी? क्यों उन जनप्रतिनिधियों की जांच नहीं हो रही? मध्य प्रदेश में एक भी ईडी जांच नहीं कर रही। मध्य प्रदेश में एक भी सीबीआई जांच के प्रस्ताव नहीं जा रहे हैं। आखिर कारण क्या है? आज मध्य प्रदेश में अपराध में, महिला उत्पीड़न में, विकलांगता में, भ्रूण हत्या में और कुपोषण में मध्य प्रदेश में अव्वल स्थान है भाई साहब। ये मेरी बात नहीं है, ये सर्वे की रिपोर्ट आ रही। जो फंड, जो पैसा मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार योजनाएं बना रही, योजनाएं हैं,
परियोजनाओं का इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, धरातल पर योजनाएं नहीं है। जनता के और व्यक्तियों तक, उन व्यक्तियों है वहां तक वो योजनाएं पहुंचती है और उन व्यक्तियों मेडिकल सुरक्षा उस योजना के तहत प्राणदायी योजना है, प्राण बचाने की योजना है। हर व्यक्ति को सरल सुलभ तरीके से मेडिकल स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए। पर सबसे अधिक यदि 1000 का ट्रीटमेंट हुआ है, 5 लाख का ट्रीटमेंट उसके रिकॉर्ड में लिख दिया जाता है। सबसे बड़ा घोटाला मेडिकल में हुआ है। ये क्या है, इसको कौन पूछेगा? हमने बड़े विश्वास से लोकतंत्र की बहाली के लिए हमने अपना एक अच्छा प्रतिनिधि चुना है। 5 साल के लिए जनता, हर आवाम, हर जनमानस, आज ये महापर्व मतदान का जो आया है 17 तारीख को, 17 नवंबर को, उस महापर्व में ये सबसे बड़ी जनता का महापर्व है। धर्म, संप्रदाय, मजहब, वर्ग से परे होकर हर जनता एक स्वर में अपना नेता चुनती है। वो नहीं देखती कि हमारा नेता कैसा है। वो नेता के चयन करने के लिए वर्ग नहीं देती, मंदिर नहीं देखती, मजहब नहीं देखती, अपना नेता चयन करती है। और नेता चयन करते समय अपना एक 5 साल के लिए संविधान बनाने के लिए, एक्ट बनाने के लिए, हमारे अधिकारियों के चयन करने के लिए, बच्चे युवाओं के लिए उनकी नौकरी की मापदंडों को तय करने के लिए क्या है ये बनाती है। उसके लिए 5 साल के लिए जो हमारा जनप्रतिनिधि जाता है, आज तक रीवा जिले में सबसे कम विधानसभा उठाने वाले हमारे रीवा जिले के जनप्रतिनिधि हैं। हमारे रीवा जिले में माननीय विधायक रीवा ने सबसे कम प्रश्न सदन में उठाया है। क्या हमारे रीवा जिले में समस्याएं नहीं हैं? क्या हमारे युवाओं की आवश्यकताएं नहीं हैं? क्या हमारे रीवा जिले में अपराध नहीं हो रहे हैं? क्या हमारे रीवा जिले में संसाधन प्रचुर मात्रा में है? नहीं। उन्होंने सदन का ध्यान आकृष्ट नहीं कराया, सरकार से इस विषय पर चर्चाएं नहीं की। समदड़िया की कैबिनेट में, हर कैबिनेट में समदड़िया की चर्चा हुई है, हर उसकी केंद्र सरकार में ब्रिज की चर्चा हुई है। इसलिए उस सरकार को पास कराना है, उससे लाभ लेना है और स्वयं का लाभ अर्जित। समुचित विकास जब जिले का नहीं होगा, हर व्यक्ति का नहीं होगा, तो हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। पहली बात, हम सबको मिलके अच्छे जनप्रतिनिधि का चयन करना होगा और लोकतंत्र की बहाली करनी होगी। जो डेमोक्रेसी थी, जो लोकतंत्र था, गांधी जी का सपना था गांव शहर से गांव की ओर चलिए, गांवों में हर सुविधाएं उपलब्ध कराइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, ये शब्दों को हटाइए और एक धर्म, एक विचार, एक सोच पैदा करिए। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाइए। गांधी जी का सपना था कि हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिले। गांधी जी का सपना था कि मूलभूत चीजें हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। वो सपना महात्मा गांधी जी का, स्वामी विवेकानंद जी का, महात्मा बुद्ध जी का, ज्योतिबा फूले जी का, सावित्रीबाई फूले जी का, भीमराव अम्बेडकर का। ये एक्ट हमारे देश का जो संविधान है, ये सभी चीजों को साकार कर देगा संविधान। इस संविधान को आज इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, हर पहलुओं पर चिंतन की। आज हमारा देश युवा देश, इस देश को युवाओं को काम देने का आवश्यकता है। युवा राइट टू वर्क, काम का मौलिक अधिकार। सदन पर चर्चाएं होनी चाहिए। युवाओं को हर हाथ को जिस दिन काम मिलेगा, रीवा के ही नहीं, रीवा जिले के ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय, एग्रीकल्चर महाविद्यालय, यहाँ से पास आउट होके लड़के देश, भारत देश के नहीं अन्य देशों में सेवाएं दे रहे हैं। आखिर क्या कमी है यहाँ कि वो संसाधन या कि उनके पास उनकी क्षमता का जो पारिश्रमिक है वो नहीं मिल पा रहा। अमेरिका में, अन्य देशों में हमारे रीवा के लड़के काम कर रहे हैं। सबसे अधिक विंध्य क्षेत्र के और रीवा जिले के लड़के अन्य देशों में काम कर रहे हैं। ये एक लिस्ट है, पर ये दुर्भाग्य रीवा का है। हमारे रीवा में मेडिकल है, बड़ी अन्य संस्थानें हैं, और रीवा के लड़के, रीवा के लोग सबसे अधिक कोविड में सीधी ना और उमरिया, रीवा से अधिक हमारी भाइयों की कोविड में जाने गई हैं। आज उसकी सूची जब याद आती है तो मन द्रवित हो जाता है, आह्लादित हो जाता है कि आज हमारा परिवार
वो जो आज कोविड में चले गए, यदि हमारे साथ होते, महज हमारे पास संसाधन होते तो हम उन्हें बचा लेते। पर ये चीजें क्या चिंता का विषय नहीं है? हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोग पलायन कर रहे हैं। मजदूरी में रीवा में 10% लोग पलायन कर कर इंदौर, भोपाल में दिहाड़ी कर्मचारी के रूप में काम करने जा रहे हैं। सबसे अधिक भोपाल में, इंदौर में छोटे काम करने में, नागपुर में ठेलों का काम करने में, गोमतियों में काम करने का लोग काम कर रहे हैं। ये भी एक चिंता का विषय है। इसको भी जनप्रतिनिधि को सदन में उठाना चाहिए। रीवा में कैंसर यूनिट की बात की जा रही थी, आज तक कैंसर यूनिट इंप्लीमेंट नहीं की गई। रीवा में दूसरी कन्या महाविद्यालय की बात की जा रही थी, आज दूसरी कन्या महाविद्यालय रीवा में नहीं है। रीवा में संस्कृत की बात की जाती है, धर्म की बात की जाती है, चिंतन की बात की जाती है। रीवा संस्कृत महाविद्यालय जमीन के लिए तरस रहा। मैं आपको एक बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय की जमीन इन्हीं जनप्रतिनिधियों की उपेक्षाओं का शिकार हो रही कि आज उसके नाम उसके जमीन नहीं है। रीवा संभाग का खेल ग्राउंड एनसीसी ग्राउंड नहीं, मेजर ध्यानचंद खेल ग्राउंड है। आप भी पढ़े हैं, आदरणीय पढ़े हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पढ़े। उसी तपोस्थली से हम सब निकल के आज देश, प्रदेश, जिले और समाज का नाम रोशन लोग कर रहे हैं। आज उस महाविद्यालय का नाम महाविद्यालय के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। संस्कृत महाविद्यालय का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, मुकदमा चल रहा है। ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। शासकीय विधि महाविद्यालय रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। ये किसका विषय है? ये कौन उठाएगा? इसके लिए कौन लड़ाई लड़ेगा? इसके लिए सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधि, क्या ये लायबिलिटी इनकी नहीं है? तो इस तमाम समस्याएं हैं और इन समस्याओं को लोकतंत्र की इस समय महापर्व में ही उठाने की आवश्यकता है। लोगों को अवेयर होना चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए, लोग जागरूक हों। सत्ता में बैठे हुए वो व्यक्ति जो एकाधिकार बना चुके हैं, जो अपनी धन के बल में या बाहुबल के बल में या कि अपनी अन्य वर्गीय जो राजनीति चलती है, जाति राजनीति का जो ग्राफ बढ़ा के और एकांगी कार्य कर रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, उनको तोड़ने की आवश्यकता है, उनको रोकने की आवश्यकता है। उनको अभी इस लोकतंत्र तभी बचेगा जब ऐसे लोग सदन में नहीं जाएंगे। सदन में ऐसे लोग जाना चाहिए जो मुखरित हों, जो जनता की आवाज को बुलंद करें। जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर राम लोहिया जी जैसे चिंतक विचारक जो सदन में जाते थे, सदन अपेक्षा करता था कैसे लोग। आज सदन में रोका जाता है जी, ऐसे लोग, अन्य जनप्रतिनिधि लोग सदन में ना आए, राज्यसभा में ना जाएं। कुंवर अर्जुन सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे या बड़े प्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे या कि कांग्रेस के बड़े नेता होते तो राज्यसभा में रीवा के पंडित भगवान दत्त शास्त्री, अन्य जनप्रतिनिधि यहाँ से राज्यसभा में गए। पंडित केशव प्रसाद शुक्ला गए राज्यसभा में, वर्तमान में राजमणि जी हैं। तो यहाँ से राज्यसभा में जब ग्राफ होता तो रीवा संभाग के लोग जाया किया करते थे। अब वो सदन का ध्यान आकृष्ट कराते थे, चर्चाएं सदन में करते थे। सदन विद्वानों को, जनता की आत्मा है, जनता का मंदिर है सदन हमारा, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर हमारा सदन है। वहाँ चर्चाएं होनी चाहिए, वहाँ शुचिता की बात होनी चाहिए, स्वस्थ राजनीति की बात होनी चाहिए। पर आज सदन में जाने से रोकने का काम किया जाता है, बाहुबल से, धनबल से, अन्य बलों से। आज कूटनीति होती है, छल नीति होती है, पाखंड नीति होती है, आज राजनीति नहीं होती है। आज लोग वर्गीय राजनीति करते हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और समाज में आज विषाक्त वातावरण पैदा कर रहे हैं, कुछ अपने निजी स्वार्थों के लिए। पहले लोग निजी स्वार्थ से परे होकर समाज की परिकल्पना करते थे, समाज में युवाओं को मौका देते थे। आज का युवा 18 साल से 50 साल या 40-45 साल के लोग हैं जिनकी सोच है कुछ करने की, उनको सदन में जाने से रोका जाता है। वो धन के अभाव के कारण या उनके जाति, कोई व्यक्ति वर्गीय समाज का नहीं है तो उसे उस समाज से आने से रोका जाता है कि ये भाई समाज का, इनके पास समाज नहीं है, इनके पास एक इस वर्ग से बिलोंग करते तो इन्हें नहीं आना चाहिए। ये मानसिकता आज समाज को, परिवार को, लोकतंत्र के लिए शुभचिंतक नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है। और बाहुबलियों का ग्राफ बढ़ रहा, पूंजियों का ग्राफ बढ़ रहा, उन्हीं के बच्चे आएंगे,
आने वाला समय पूंजीपतियों का होगा। पूंजीपति सदन में जाएंगे और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पूंजी के लिए सदन में चर्चा करेंगे, उन्हीं के लिए प्लान बनाएंगे। अंतिम छोर के व्यक्तियों के लिए जो वास्तव में गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, आज किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए खड़ी है। रीवा जिले में लगभग 50 गौशालाएं, 50 से 100 गौशालाएं मध्य प्रदेश सरकार, तत्कालीन सरकार ने चालू की। एक गाय के भूसे के लिए 25 से 50 रुपए का ग्राफ रखा गया। मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार जाने के बाद भारतीय जनता की पार्टी की सरकार आई, उन्होंने 5 रुपए से 15 रुपए, 18 रुपए रख दिया। एक व्यक्ति के भोजन की औसतन संख्या क्या है, वो भी जीव है। आज सड़कों में गाय सबसे अधिक मर रही, हजारों की तादाद में गाय मर रही। रीवा जिले में खेती बंद हो गई, किसान खेती बंद कर दिए। उसका कारण है गायों का, पशुओं का। आवारा पशुएं सड़के में घूम रहे हैं और खेती को नष्ट कर रहे हैं। पशुओं का दोष नहीं है, हमारे प्लान का दोष है, हमारी योजनाओं का दोष है, हमारे जनप्रतिनिधियों का दोष है। यदि हमारी आमदनी नहीं होगी, सब्जी नहीं होगी, किसानी की नहीं होगी। आज अरहर की दाल 250 रुपए है। और रीवा में फल और सब्जियों का ग्राफ, एक परिवार 500 रुपए यदि न्यूनतम उसकी आय है, प्रतिदिन के लिए पारितोषिक मिलता है एक न्यूनतम व्यक्ति अकुशल श्रमिक का, तो उससे उसका परिवार चल जाता था। 50 रुपए में अपनी सब्जी बाजी वो परिवार के दैनंदिन जीवन के लिए काम कर लेता था। पर आज सब्जी का रेट जब 250 से चुनाव होते होते दाल का रेट 500 हो जाएगा। हमारे यहाँ प्याज का रेट लगभग 100 रुपए के औसतन छूने जा रहा है। अभी 60-70 का ग्राफ धीरे धीरे प्रतिदिन बढ़ रहा है। टमाटर का रेट आपने देखा है, परिवार कैसे चलेगा? सब्जी का उत्पादन कम हो गया, अरहर का उत्पादन कम हो गया, गेहूं का उत्पादन कम हो गया। तो इस प्रकार किसान का उसका न्यूनतम उसकी आमदनी का औसतन रेट नहीं मिल पा रहा था। इससे किसान प्रभावित हो रहे हैं। किसानों ने किसानी बंद कर दी। समय पर खाद बीज नहीं, चुनाव है, किसानी का समय है, इस समय गेहूं फसल बुवाई का मौसम है, लोगों को खाद नहीं मिल रही। कोई भी जनप्रतिनिधि इस विषय पर चर्चा नहीं किया कि किसानों को सरल समय में सुलभ सरल तरीके से खाद बीज जैविक खाद के लिए यदि सुलभता से मिल जाती तो किसान बड़े तरीके से। चुनाव का समय है, चुनाव के लिए हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, पर किसी किसान को बीज खाद की चर्चाएं नहीं हो रही। आखिर क्या है? युवाओं के विषय पर चिंतन नहीं हो रहा, किसानों के विषय पर चिंतन नहीं हो रहा, महिलाओं के विषय पर चिंतन नहीं हो रहा, अपराध बढ़ रहे। आखिर किस विषय पर चिंतन हो रहा? एक विषय पर चिंतन हो रहा, हमारा ग्रोथ, हमारा ग्राफ, हमारे अनुपात, हमारी बहुमत कैसे बढ़ जाए, हम कैसे बढ़ जाएं। आपके पास आज विज्ञापन, रीवा में विज्ञापन लगे हुए हैं, विज्ञापन के लिए आपके पास पैसा है। आपने किसान का विज्ञापन लगाया है, आपने राज कपूर ऑडिटोरियम का विज्ञापन लगाया है, आपने सुपर स्पेशलिटी का लगाया, वो जनता का पैसा है, आपका नहीं है। आपको विज्ञापन नहीं लगाना चाहिए था। आप अपना विज्ञापन, ये क्या है? आपने रोड का विज्ञापन लगाया है, ये क्या दिखा रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति विज्ञापन लगा रहा गलत कर रहा है, उसको यदि दिखाना है तो आवारा पशुओं का लगाइए ना, उसका भी विज्ञापन लगना चाहिए, किसानों का लगना चाहिए, अपराधों का लगना चाहिए, खस्ता हालत रोडों की लगनी चाहिए। रीवा से सिरमौर रोड, रीवा से नई गढ़ी में चले जाइए, जुगनहाई अंदर की रोड चले जाइए, ये जनता की टैक्स से, निजी पूंजी से बनने वाली रोड हम देते हैं। हम नमक से लेके मिर्ची तक का टैक्स देते हैं, हम सुई से लेके तलवार का टैक्स देते हैं, हम हर औजार, हर सामग्री, हर व्यवस्थाओं का टैक्स देते। हमारे टैक्स से, जनता के टैक्स से सड़कें बनी है, उसका उपयोग हो रहा है और हम अपनी सड़कों का उपयोग कर रहे हैं। उसके बावजूद भी प्लान आप करते हैं, पैसा हम देते हैं, योजनाएं आप बनाते हैं, पैसा जनता देती है। आज भूखे हालत में लोग सड़कों में मर रहे हैं। आज मानसिक विक्षिप्त व्यक्तियों के ग्राफ रीवा में सबसे अधिक बढ़े हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, रीवा में सर्वे कर लीजिए। मंद बुद्धि, मानसिक विक्षिप्त के व्यक्तियों के लिए सरकार के पास प्लान नहीं है। हमने एक आवेदन लगाया था, कमिश्नर रीवा किया है, सरकार के पास एक प्रोजेक्ट गया है हमारे अभ्यावेदन पर। मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति क्या खाते हैं? कहीं की सामग्री उठा खाने लगते हैं,
खस्ता हालत में घूम रहे हैं, उनके मानसिक उपचार, उनके स्वास्थ्य, उनके परीक्षण के लिए आपने कभी बोला है? आपने कभी सदन में चर्चाएं की हैं? आपने कभी बैठक की है? कभी आपने क्राइम बैठक की है? कभी आपने अन्य विषयों पर चर्चाएं यदि की हो, बैठक की हो, सदन का ध्यान आकृष्ट कराया हो, रीवा जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को आपने नोटिस दी हो, आपने उनको मार्गदर्शन दिया हो, डायरेक्शन दिया हो, कभी ऐसी चर्चाएं हुई, तो हम खुले मन से कहना चाहते, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम आपकी नीतियों का, आपकी योजनाओं का जनता के बीच में, आपके स्टूडियो में, जनमानस के बीच में आपकी बात आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी वेदना है, वेदना दिल में न होती हृदय पाषाण बन गया होता, याचना भक्त में होती भक्त भगवान बन गया होता। ये तो हमारा अधिकार है, ये तो हमारा अधिकार है, मांगेंगे, हम तो कहेंगे। हम किससे कहें? यदि रीवा विधायक से अपनी बात नहीं कहेंगे तो अमेरिका के विधायक से कहेंगे, अमेरिका के कांग्रेस सदन से कहेंगे। हम ये बात किससे कहेंगे? हम आज हम द्रवित हैं, हम आज पीड़ित हैं, हम आज दुखी हैं। हम का मतलब सभी लोगों से। तो आपके स्टूडियो के माध्यम से हम लोगों ने बड़ी समय लिया और आप बीके माला जी ने चैनल को धन्यवाद देना चाहिए। जी, बीके माला जी ने अभी जो बातें रखी हैं, एक मतदाता के रूप में भी, एक अधिवक्ता के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अजय खरे जी भी हैं। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण अनुभव और जो जानकारी से भरे लोग हैं वो हमारी चर्चा में आज जुड़े। रीवा विधानसभा की चर्चा जरूर हो रही है। इसमें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी अपने सुझाव, अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो अनुभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे तो कार्यक्रम लंबा चलता जाएगा। हमारे कार्यक्रम में समाप्ति का वक्त हो रहा है। हम एक आखिरी बार अजय खरे जी के पास चलेंगे। यदि आपकी कोई बात रह गई हो, महत्वपूर्ण बात, आप उसे 2 मिनट में रखें। बातें तो काफ़ी आ गई हैं। अभी जो अभियान चल रहा है, कई जगह देखा आज हमने, चुनाव को भी लेकर कि लोग वोट अधिक से अधिक करें, अधिक से अधिक मतदान हो, लेकिन उसमें एक चीज़ की कमी दिख रही है। इन्होंने चुनाव में, यदि मान लीजिए कोई उम्मीदवार लोगों को पसंद नहीं आता है, एक विकल्प के रूप में नोटा भी है। लेकिन नोटा के बारे में जो उम्मीदवार खड़े हैं वो तो नोटा का नाम ही नहीं लेते हैं। लेकिन जो चुनाव आयोग की तरफ से कलेक्टर या अभियान चला जा रहा है, उसमें नोटा का कोई अभियान नहीं है। यदि लोग को पसंद नहीं आता है तो एक विकल्प के रूप में ये बात आई थी। ठीक है, उम्मीदवार अच्छे हैं, लोग वोट करें, लेकिन यदि कोई कहता कि सारे उम्मीदवार गलत हैं, गड़बड़ हैं, हमको वोट देने नहीं जाना है, तो ऐसे भी लोग होते हैं। बहुत सारे लोग जब राजनीति के प्रति उदासीन हो जाते हैं, जो हालात होते हैं, तो लोग कहते हैं कि हम ना जाएंगे। तो नोटा वो एक चीज है कि उससे मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। यदि रीवा में 20,000 लोग ऐसे हैं, उनको लगता है कि हमको किसी को वोट नहीं करना है, तो उनको प्रेरित करना चाहिए कि आप घर से निकलो, वोट करो। तो वो जाएंगे, तो नोटा दबाएंगे, तो मतदान का प्रतिशत भी आपका बढ़ेगा। लेकिन लोग कहते हैं कि नोटा से कोई रिजल्ट तो आना नहीं है, नोटा से रिजल्ट आएगा नहीं, तो जिसको जीत रहा उसको जिता दो। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। जो लोगों के मन में नहीं है, जो नोटा दबाना चाहते हैं, नोटा दबाएं। जो जिसको पसंद करना चाहते हैं वो उनको पसंद करें। लेकिन जो चीज एक उम्मीदवार के रूप में नोटा भी है, तो उसको जो नजरअंदाज किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने दिखा तो दिया है, बोल दिया है। हम लोगों की बहुत बड़ी एक लड़ाई थी। हम लोगों ने 1980 में वोट सत्याग्रह किया था। उस समय जो नोटा का प्रावधान नहीं हुआ करता था, लेकिन एक उसमें चुनाव में एक व्यवस्था थी कि यदि आप वोट डालने जा रहे हैं और किसी वजह से वोट मन नहीं है, तो आप उसको लौटा सकते हैं। तो हम लोगों ने वो प्रोफार्मा रिटर्निंग काफ़ी झिकझिक हुई वहाँ पर जो रहते हैं मतदान केंद्र में अधिकारी लोग। तो हमने कहा इसको पढ़िए, ये कॉलम है। तो वो प्रयोग 80 में हुआ था, उसमें दिनमान में भी छपा था, लेकिन बहुत कम संख्या में लोग कर पाए थे। लेकिन वो लड़ाई आज सार्थक हो गई। तो हम जो चाहते हैं कि नोटा का प्रचार प्रसार भी किया जाए, और जो लोग भी कैंडिडेट हैं किसी भी पार्टी के, वो भी उसका प्रचार प्रसार बोलें कि यदि आप हमें पसंद नहीं करते हैं
तो नोटा भी दबा सकते हैं, उनको अनिवार्य किया जाए। और जिला कलेक्टर जो हैं उनको भी ये चीज का करना चाहिए, नहीं तो ये चुनाव आयोग का जो मापदंड है उसके हिसाब से गलत होगा और इससे वोट का प्रतिशत भी बढ़ेगा। वोट का प्रतिशत तो बढ़ना ही चाहिए, हर आदमी को जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि जो जीत रहा है इस पार्टी को जिता दो, इसकी सरकार बन रही है। हमारी तबीयत जिसको हो उसको हम वोट करेंगे, और कोई हमको ठीक नहीं लगता है उसको हम वोट नहीं करेंगे। लेकिन घर से बाहर निकले, आप ये कोशिश हो कि मतदान का प्रतिशत बढ़े, तो एक प्रयास जो अभी हमने देखा कि रीवा में नोटा का कहीं भी प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, तो नोटा अपना प्रचार प्रसार तो खुद करेगा नहीं, उसके बारे में भी एक जागरूकता अभियान जो अभियान दल चला है, जगह जगह बना रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं और सरकारी स्तर पर ये हो रहा है। अब वो लोग किस तरह के लोग हैं क्या है वो चाहते होंगे, उनमें कुछ लोग होंगे कि धीरे धीरे बोलते होंगे कि भाई सरकारी दल है उसको दे दो, ये कर दो, वो भी होता होगा। तो ये सारी चीजें आना चाहिए। और राजनीतिक दल के लोग नोटा से बहुत घबरा रहे हैं, जबकि नोटा जो है वास्तविकता है कि लोग राजनीति से यदि उब रहे हैं तो नोटा यदि दबाव बनाएगा तो राजनीति बदलेगी। राजनीति यदि गंदे लोग लड़ रहे हैं, चुनाव में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग उनको विवरण देना पड़ता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर मुकदमे नहीं है तो आप दूध के धुले। प्रभावशाली लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, उनके ऊपर FIR नहीं होती। वो कितने लोग करते हैं, कोई सामने से बाहर करता है वो फंस जाता है, जो पीछे से बाहर करता है बचा रहता है। ऐसे भी लोग राजनीति में हैं। और हम लोग जो राजनीति करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो हम लोग पर भी मुकदमे हो जाते हैं। अब कोई कह दे कि अजय खरे भी गुंडागर्दी करते हैं, हम लोग चुपचाप बैठे हैं, 4 लोग आके पुलिस काउंटर मुकदमा कर देती है। तो ये भी हो रहा है राजनीति में। राजनीति में क्या नहीं होता है कि आपको किस ढंग से फंसा देते हैं, लेकिन जनता जानती है, तो जनता को ये समझती है कौन अच्छा है बुरा है। ठीक है, आपने बना दिया प्रावधान, लेकिन वो मानक नहीं है। आपने यदि हमारे खिलाफ 10 जगह मुकदमे हो जाएंगे तो मैं अपराधी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। हम लोग ने कई बार का अनुभव किया, जो कोई है जब 77 में भी हुआ ऐसा, इमरजेंसी में हम लोग इमरजेंसी में बंद थे, लेकिन हम लोगों के ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं बनाया गया। हम लोगों को मीसा में रखा गया जिसमें कोई, और वो कलेक्टर का वारंट था, पुलिस का वारंट ही नहीं था। कलेक्टर रीवा का मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट नहीं था, उसमें हम लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। हम लोगों के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला, हम लोग को कोई सजा का प्रावधान नहीं था। केवल हमको व्यवस्था बनाए रखने के लिए जेल में जरूर उसका बाकायदे मॉनिटरिंग होती थी, 6-6 महीने में कागज आता था। और आज भी हमारे पास वो वारंट रखे हुए हैं। आज तो आपको गिरफ्तार करेंगे, कोई वारंट नहीं मिलेगा, लेकिन इमरजेंसी में हमारे हाथ में वो वारंट सुपुर्द किया गया था। माने कहने को आपातकाल था, लेकिन ये घोषित आपातकाल है। अपना पंच 100 में अभी अपनी बात रख रहे थे हमारे जुड़े हुए विशेषज्ञ। हमारे दर्शकों की जो बातें हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। हमारे साथ लोकतंत्र सेनानी अजय खरे जी जुड़े रहे, साथ ही बीके माला जी हमारे साथ रहे। आप अधिवक्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बीके माला जी का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अजय खरे जी का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल मिलेंगे नए विषय के साथ जो होगा विंध्य के लिए महत्वपूर्ण, आपके लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।